नमस्ते बच्चों। कल हमने आपकी 10th क्लास में इकोनॉमिक्स बुक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया था। अध्याय 3 था जिसका नाम था मुद्रा और साख। कल हमने पढ़ा था विनिमय क्या होता है, विनिमय के कौन कौन से माध्यम होते हैं, रिजर्व बैंक के क्या कार्य होते हैं और रिजर्व बैंक किस प्रकार नोट निर्गमन का कार्य करती है एवं रिजर्व बैंक के कार्य के अलावा हम उसके प्रकार और खाते के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे चेक। देखो चेक क्या होता है बच्चों। चेक होता है, चेक आप ऐसे ले सकते हो, इसके अंतर्गत छोड़ो चेक की परिभाषा आप ये लिख सकते हो। चेक एक विनिमय प्रलेख होता है जो क्या होता है, ग्राहकों की मांग पर देय होता है ना। जैसे देखो आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक के किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, चेक एक ऐसा विनिमय विपत्र होता है ना, लेन देन का एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसको पैसों की आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है, एक चेक। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि चेक किसके ऊपर लिखे जाते हैं, तो चेक लिखे जाते हैं बैंकों के ऊपर, जिसके अंतर्गत आपको जितनी भी राशि का भुगतान चाहिए, जितनी राशि चाहिए वो आप चेक के अंदर लिखते हैं और अपने सिग्नेचर करके बैंक को जमा कराते हैं। तो बैंक क्या करता है कि वो व्यक्ति या तो जिस ग्राहक को चाहिए पैसा वो, या फिर उसके नाम से कोई अन्य व्यक्ति, जैसे अगर मेरे को चाहिए या फिर आपको चाहिए तो आप मेरे खाते के अंदर या मेरे चेक पर मेरे सिग्नेचर होंगे और उसको आप बैंक में जमा करवा के आप भी पैसे निकलवा सकते हो। तो ये भी एक लेन देन का एक माध्यम होता है जो बैंकों से लेन देन करता है। इस तरह आप देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा, बेटा मांग जमा होती है जैसे ही बैंक में चेक जारी करते हो तो आपको जितनी राशि चाहिए उतनी राशि आप क्या कर सकते हो, बैंक से मांग कर सकते हो, यानी बैंक उस राशि को भुगतान करता है। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधे भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। देखो आगे अब है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। कहने का मतलब होता है बच्चों बैंकों की ऋण संबंधी, यानी जो बैंक जो ऋण देते हैं ना वो ऋण, या फिर बैंकों, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बैंक किस प्रकार ऋण देते हैं और बैंक ऋण देता है उसकी क्या क्या शर्तें होती है ना, किस शर्तों से बैंक ऋण देता है। बैंक ऐसे हमको ऋण नहीं देता है, बैंक के पास कुछ ना कुछ बैंक अपने डॉक्यूमेंट देखती है या फिर अपने पास कितने नगद है या कितनी अपने पास संपत्ति है। बैंक ऐसा किस लिए करती है ना, तो बैंक बेटा ऐसा इसलिए करती है ताकि कभी भी भविष्य में अगर कोई भी ग्राहक उस राशि को भुगतान नहीं कर सकता तो बैंक क्या करती है, जो भी राशि या जो भी संपत्ति आपके पास होती है उस पर क्या करती है, अपना अधिकार कर लेती है और जो भी रकम होती है उस रकम से उसका कर्जा पूरा कर लेती है ना बेटा। आगे देखो बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करती है उसका क्या करती है ना, यानी जो बैंक जिसके बैंक के पास जितने भी रुपए उसका वो करती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखती है, यानी बैंक को हम जितना भी पैसा जमा करवाते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत, यानी कि जैसे 15% अपने पास रखती है, बाकी वो क्या करती है वापस दूसरे बैंकों को या ग्राहकों को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखती है। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया जाता है, चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है।
बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करती है। यानी बैंक हमको ऋण कहाँ से देगी? बैंक के पास क्या करते हैं, ग्राहक जो भी पैसा बैंक में जमा करवाता है उसी को वो क्या करती है, दूसरे कस्टमरों को ऋण देती है ना। तो गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। आगे देखो, बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करती है। यानी जिसको जमा करता, जो बैंक में पैसा जमा करवाता है, और जो कर्जदार जिसको उधार चाहिए, दोनों के बीच में बैंक क्या करता है, एक मीडिएटर, एक मध्यस्थता का काम करती है। यानी इधर से पैसे लेती है वो, और दूसरे को जिसको ज़रूरत होती है उनको वो पैसे देती है ना। तो वो बैंक क्या करती है इसमें बच्चों, मध्यस्थता का कार्य करती है, यानी बीच का कार्य करती है। बैंक जमा पर जो ब्याज देती है, क्या देता है, उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेता है। कहने का मतलब क्या है, बैंक जमा पर, यानी अगर हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं उस पर वो उतना ब्याज नहीं देता है जितना वो लोन देने पर देता है। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर हमको क्या देना पड़ता है, ब्याज ऋण पर लेते हैं, उसमें हमको क्या देना पड़ता है, ऋण देना पड़ता है। तो बैंक जमा पर जो ब्याज देती है उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। ये पूरा अंडरलाइन करना आपकी बुक में है ना। देखो, बैंकों को अपनी आय कहाँ से होती है, बैंक जमा पर जो ब्याज देता है उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेता है। यानी कि जितना हम बैंक में जमा करवाते हैं उससे हमको जितना ब्याज नहीं मिलता, उतना बैंक क्या करती है, जिनको भी लोन देती है उन लोन देने वालों पर क्या करती है, ऋण लेती है ना, ब्याज पर ऋण लेती है। तो उन दोनों के बीच की जो इनकम होती है वही बैंकों की क्या कहलाती है, आय कहलाती है। अब जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें दिख रहे हैं बेटा दो है, जमाकर्ता कर्जदार। जमाकर्ता क्या कर रहा है, जो बैंक में पैसा जमा करवा रहा है, बीच में देखो बैंक है। देखो कि बैंक की आय कैसे बढ़ती है, इधर से लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। इधर क्या कर रहे हैं, कर्जदार, यहाँ कर्ज लेने वाले आ रहे हैं। देखो, लोग ऋण लेते हैं, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। सही है, साख होता है उधार। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेन जो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, किस लिए उधार लेते हैं, वो लेते हैं अपनी फसल के लिए, है ना, फसल उगाने के लिए। या फिर कोई दीर्घकालीन बड़ी बड़ी मशीनें होती है, जैसे आपके गेहूँ की मशीनें आती है, गेहूँ साफ करने की जो मशीनें होती है ना, जो बड़ी बड़ी पानी की मशीनें होती है, कुएं के अंदर जो मोटर डाली जाती है, वो जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उनको क्या होते हैं, ग्रामीण लोग डायरेक्ट उसको परचेज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बेटा इतनी इनकम नहीं होती है। तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वो लोन लेते हैं, जो वो क्या करते हैं, अपने कृषि कार्य के लिए लोन लेते हैं, है ना। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, पानी, बिजली, उपकरण की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। सही है। आमतौर से किसान ऋतुओं के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं। सही है। अगर आपके कोई भी जैसे वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, यहाँ पे जैसे 3 प्रकार की फसलें हम पढ़ते हैं, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल, अलग अलग ऋतुओं में बोई जाती है। जब ये फसल बोने का समय होता है उससे पहले ही क्या करता है, किसान ऋण लेता है बैंक से इन फसलों के लिए, या बीज लाने के लिए, कीटनाशक दवाओं के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें, उपकरण वो खरीदने के लिए वो बैंक से क्या करते हैं, ऋण लेते हैं ना। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। अब देखो आगे, अब है यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऋण की शर्तें। बैंक ऐसे ही ऋण नहीं देता है, बैंक कुछ शर्तें रखता है, कुछ कंडीशन रखता है। जैसे आप देख सकते हो, कोई ज़मीन होते हैं या फिर आपके कोई प्रॉपर्टी के कागज होते हैं ना, प्रॉपर्टी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करता है, बैंक उन सबको देखता है कि इन फ्यूचर यानी भविष्य में जब भी अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो वो बैंक अपनी आय, अपना घाटा वापस उससे पूरा कर सके, है ना। तो हर ऋण समझौते पर ब्याज निश्चित कर दी जाती है, जिससे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। महाजन कौन होता है बेटा, यहाँ महाजन होता है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों पर वित्तीय संस्थाएं कह सकते हो आप। ग्रामीण क्षेत्रों, जैसे अपने शहरी क्षेत्रों में तो बैंक होते हैं, पहले क्या होता था, पहले ये होता था जैसे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी यानी प्राचीन समय में
हम जब भी ऋण लेते थे या हमारे जो पूर्वज जो ऋण लेते थे वो किससे लेते थे? वित्तीय संस्था, ग्रामीण वित्तीय संस्था है, जिसको आप कह सकते हो महाजन, है ना, साहूकार। ये क्या करते थे? भारी मात्रा में ऋण देते थे, है ना। इसके अलावा उधारकर्ता कोई समर्थक ऋणदार गिरवी रखने के लिए मांग कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने कोई भी किसी की भूमि, इमारत यानी बिल्डिंग, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी और इनके इस्तेमाल वे उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। यानी ये सब क्या करता है? वो गारंटी देता है कि मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये सब मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ, जब मैं अगर इस रकम का भुगतान नहीं करूँगा तो आप इन सब को क्या कर सकते हो? जब्त कर सकते हो। उस समय बैंक इनको अपने अधिकार में ले लेता है। इस प्रकार बैंक अपने जो भी घाटा होता है उस घाटे को पूरा करता है। तो ये शर्तें होती है बैंक से ऋण लेने की, जैसे जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि। समर्थक ऋणदार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। आगे स्क्रीन पे ला रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके आवास ऋण। देखो, आवास के नाम से आपको पता चल रहा होगा बेटा, आवास होता है मकान या घर के लिए आप जो ऋण लेते हो ना। मेगा ने, जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मेगा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया। इस कर्जे पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्जे को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मतलब इतनी राशि में आपको उसको क्या करना है? लौटाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। देखो किस किस को? ब्याज दर, यानी जो बैंक जो जैसे ब्याज दर कौन तय करता है? रिजर्व बैंक। किसी ऋण पर, है ना, कितना ब्याज लेना है, कितने दर से ब्याज लेना है, वो रिजर्व बैंक ही तय करता है हमारा। जो ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात, जो भी आपके क्या होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बैंक हमको क्या देता है? ऋण देता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सहकारी समितियाँ, है ना। सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियाँ है। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्रित करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे देखो किसानों, बुनकरों। बुनकर कौन होते हैं? जो हाथ से कोई भी वस्तुएं बनाकर क्या करते हैं? मार्केट में सेल करते हैं ना, उसको बुनकर कहते हैं। औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां, यानी इन सबकी एक कमेटी होती है। ठीक है, कृषक सहकारी समिति, यहाँ तक देखेंगे आप सहकारी समितियाँ। ठीक है, ये सब समितियाँ आपकी, इनको याद करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने मुद्रा और साख के बारे में डिस्कस किया। कल हम इसका नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।